राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के हौजरानी स्थित एक रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि इस दर्दनाक हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की खबर है और 37 लोग घायल हो गए। मालवीय नगर अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के साथ एक बैठक में नेपाल के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के सामने आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन शुल्क के भुगतान के लिए छात्रों को एसबीआई या अन्य निर्दिष्ट बैंकों में खाता रखने की आवश्यकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने रुपए की गिरती कीमत और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को सहारा देने के लिए देश का सोना बेचे जाने की खबरों पर केंद्र सरकार से सवाल किया। अहमदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने एक व्यापक संयुक्त अभियान में 290 संदिग्ध अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। दिल्ली सरकार वृद्धावस्था और दिव्यांगता पेंशन प्राप्त करने वाले 5 लाख से अधिक लाभार्थियों का घर घर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराएगी। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दमकल विभाग की लापरवाही पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की भाजपा सरकार को घेरा। गोरखपुर के गीड़ा क्षेत्र में 208 करोड़ रुपए की लागत से विकसित फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और आवासीय परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार फ्लैटेड फैक्ट्री की शुरुआत हुई है, जहां एक ही परिसर में एमएसएमई से जुड़े कई उद्योग संचालित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना उन युवाओं और उद्यमियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी जिनके पास अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने गीड़ा प्रशासन को इस अभिनव प्रयास के लिए बधाई दी। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीड़ा की 208 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में गोरखपुर के विकास के सहभागी बने हुए गोरखपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को 208 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए गीड़ा प्रशासन को इस अभिनव प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आज पहली बार गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फ्लैटेड फैक्ट्री का शुभारंभ हो रहा है। यानी एक ही कैंपस में एमएसएमई से जुड़े हुए 100 से ज्यादा उद्योग संचालित हो सकते हैं और यह आज गीड़ा में उद्घाटन हुआ है। इतना बेहतरीन मॉडल है जहां पे जिस व्यक्ति के पास, जिस नौजवान के पास जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास फैक्ट्री बनाने के लिए पैसा नहीं है, उसकी उस बचत को करते हुए गीड़ा प्रशासन ने फ्लैटेड फैक्ट्री का पहले चरण में 3 मंजिला और उसमें 3 और नए मंजिल बन सकते हैं, इस भाव के साथ ऐसे एमएसएमई से जुड़े हुए नए उद्योग लगाने के लिए जो नौजवान, जो उद्यमी
लालायित हैं उनके लिए रेडी टू यूज यानी प्लग एंड प्ले के मॉडल पर फ्लैटेड फैक्ट्री के लोकार्पण के कार्यक्रम को आज यहां पे संपन्न करवाया है। सचमुच ये अभिनव प्रयास है और दुनिया का एक मॉडल है जो दुनिया के अंदर पहले होता था, लेकिन हम लोग उससे पीछे भागते थे। अब छोटी पूंजी में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और उद्योग स्थापित किया जा सकता है। फ्लैटेड फैक्ट्री ने उसका एक मॉडल दिया है। इसमें रेडीमेड गारमेंट्स के साथ साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम और तमाम अन्य उद्योग स्थापित कराए जा सकते हैं और आज वह कार्य यहां पर हुआ है। इसके साथ ही यहां पे जो श्रमिक काम करते हैं, जो कर्मचारी गीडा में काम करते हैं, उन श्रमिकों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से दूर दराज के क्षेत्रों से आकर के किराए पे रहते थे, उनके लिए ईडब्ल्यूएस के आवास की सुविधा, सस्ते में आवास उपलब्ध हो, जिसमें 2 रूम है, किचन है, अटैच बाथरूम उसके साथ जुड़ा हुआ है, छोटी सी बालकनी भी है और उस पैसे को 7 वर्ष में दे सकते हैं। हर 6 महीने में केवल व्यक्ति 50,000 रुपए जमा करेगा तो ये मान करके चलिए कि वह आसानी से उस आवास को प्राप्त कर सकता है। ऐसे लगभग 100 परिवारों के लिए आश्रय की व्यवस्था भी गीडा ने यहां पर किया है। एक अच्छा मॉडल, फैक्ट्री के नजदीक ही कार्मिकों के रहने की सुविधा और व्यवस्था, और वह भी एक सम्मानजनक स्थिति में कर्मचारी, कार्मिक, श्रमिक ये सभी रह सकते हैं। यह मॉडल यहां पर देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय बैठक में 6 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच एयरलाइंस के लिए एटीएफ की कीमतें स्थिर रखने हेतु ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता देने का फैसला किया है। वहीं पुराने ट्रकों और बसों को बदलकर प्रदूषण कम करने की योजना को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा ओडिशा में रामेश्वरम से पारादीप तक नए तटीय राजमार्गों के निर्माण को हरी झंडी भी दिखाई गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अन्य फैसलों की जानकारी भी विस्तार में दी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। 6 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला फैसला है आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया। दूसरा, दिल्ली के पोल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हेवी ट्रक्स और बसेस, उनको रिप्लेस करने का, पुराने ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है। तीसरा फैसला है उड़ीसा में कोस्टल हाईवे, पूरे कोस्ट में जो इसका फेज 1 आज अप्रूव हुआ है, रामेश्वर से कोणार्क से लेके पारादीप तक, यानी उड़ीसा के सदर्न टिप से लेके करीब आपके सेंटर तक आ जाएगा, पारादीप तक। फिर बिहार का बहुत एक इंपॉर्टेंट हाईवे का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, खगड़िया से पूर्णिया के बीच में 4 लेनिंग NH31 और 231 के सेक्शंस का है ये। 5वां फैसला लिया गया, तेलंगाना में 2 बड़े हाईवे हैं जो वारंगल के साइड में है, उनका 4 लेनिंग का फैसला लिया गया। और 6ठा फैसला लिया गया मध्य प्रदेश में खरगांव, ये अपने 2 NH347B के अपग्रेडेशन का।
टोटल 39,290 करोड़ रुपीस के सारे बड़े फैसले हैं। सबसे पहला फैसला है एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। हम सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण एक बड़ी समस्या उभरी है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ, इसका प्राइस बहुत बढ़ गया। जो अगर हम देखें तो मार्च में 60 रुपए पर लीटर एटीएफ का प्राइस था, वो बढ़ के 142 रुपए हो गया मई 2026 में। अब इसका प्रभाव हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर्स पे न पड़े, और आज एक मिडिल क्लास के लिए भी सवारी बहुत अच्छी है। फ्लाइट के माध्यम से बहुत मिडिल क्लास के लोग भी ट्रैवल करते हैं, उनके पॉकेट पे बहुत बड़ा बोझ न पड़े, इसलिए सरकार ने एटीएफ प्राइसेस को कैप कर दिया था 75 रुपीज 60 पैसा पे डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए। तो डोमेस्टिक ऑपरेशंस तो उससे स्टेबलाइज हुए, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे क्राइसिस लंबा खिंचता गया तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कैसे एक विन 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 सॉल्यूशन निकले, जिसमें विन फॉर द एयरलाइंस, विन फॉर द ओएमसी कंपनीज एंड विन फॉर द सिटीजन्स, ये विन 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 फॉर्मूला कैसे निकले, उसके लिए बहुत बड़ा अटेम्प्ट किया गया। एंड लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री, consultation with the banking sectors, consultation with the OMCs. Finally, the solution which has come out is a ATF price stabilization fund. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के भारत भवन में आयोजित सदानीरा समागम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में जल संरक्षण के व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बना हुआ है। उन्होंने कहा कि गुड़ी पड़वा से 30 जून तक प्रदेश में 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं पर कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 1.5 लाख से अधिक संरचनाओं पर काम जारी है। सदानीरा नाम से एकदम आनंद आ जाता है। ये परमात्मा की कृपा है, जल ही जीवन है। जैसे तो पंच तत्वों का बना हुआ हमारा शरीर, पंच महाभूतों से निर्मित ये सृष्टि, जिसके बलबूते पर हम अपने कई कई प्रकार के अतीत के गौरवशाली पृष्ठों से पढ़ कर के भी हमारी संस्कृति तो बिना जल के संकल्प से कोई पूजा पाठ भी पूरा नहीं होता। और रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मनुष्य का पानी चेहरे से उतर जाए, मोती का पानी चेहरे उसके मोती से उतर जाए तो मोती किसी काम का नहीं। पानी की महत्ता तो अद्भुत है। और ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण के काम पूरे देश में चल रहे हैं। और मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो काम चल रहा है उसमें आपको बधाई देना चाहता हूँ। पूरे देश में मध्य प्रदेश जल संरक्षण के काम पे नंबर 1 पे चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप सबके लिए भी आज के इस दौर में अत्यंत महत्व की बात भी। और ये बात भी सही है कि हमारे लिए जल को लेकर, जल संरक्षण को लेकर आदिकाल से कई कई प्रकार के काम चल रहे हैं, लेकिन भूगर्भ भंडारण को, उस स्रोत को पानी खींच करके पृथ्वी के ऊपर अपनी खेती और अन्य प्रकार के कामों में लेके आने का जो संतुलन, जिस पे ध्यान देना चाहिए, एक तरह से हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्था ने अलग अलग जिलों वाइज इसका आपने आंकड़ा भी जुटाया है। कई प्रकार की जल रचनाएं अपनी जो पुरानी बनी हुई है, लगभग 2 लाख जल रचनाओं पर, जिसमें नदी, नाले, तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ी, जल के उद्गम, वैसे तो 250 से लेकर 1000 से ज़्यादा नदियाँ, इनका उद्गम मध्य प्रदेश में है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जल का जो महत्व है उसके महत्व को रेखांकित करते हुए ये जो आयोजन हमारी सरकार ने किया है, और इसको 1 साल नहीं, लगातार 3रा साल चल रहा है। गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 2 लाख से ज़्यादा जल रचनाओं पे काम कर चुकी है और 1.5 लाख पे काम चल रहे हैं। लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि हम इस पे खर्च कर रहे हैं और जन भागीदारी के माध्यम से
तो हम जल दूत मित्रों की ये बड़ी एक टीम खड़ी कर रहे हैं, 8 लाख से ज्यादा जल मित्रों को खड़ा करके इस बड़े काम पे लग रहे हैं। ऐसे में सदा निरा का समापन, ये समापन नहीं है, जल बचाने के साथ जल ही जीवन है, इस संकल्प की पूर्ति करते हुए इस सुंदर आयोजन की आपकी बधाई देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में आयोजित तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा छोटे राज्यों के गठन और उनके विकास की पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का गठन हुआ था तथा भाजपा ने तेलंगाना राज्य के निर्माण का भी समर्थन किया। नितिन नवीन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने हैदराबाद और तेलंगाना को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज तेलंगाना के इस स्थापना दिवस के अवसर पे आप सबके बीच में उपस्थित होकर मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और शुरू से हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से हमेशा हमारा मानना रहा कि हम छोटे राज्यों को विकास के पैमाने पर जोड़ने का प्रयास करते रहे और यही कारण है अटल जी के नेतृत्व में भी हम लोगों ने झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों के निर्माण में उनके नेतृत्व में एक बड़ा फैसला हुआ और बाद के दिनों में तेलंगाना के रूप में भी विकास को सामने रखते हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचे, इसकी चिंता करते हुए अलग तेलंगाना के राज का समर्थन हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से किया। आज के दिन मैं निश्चित रूप से अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करना चाहता हूं, जिनकी दृढ़ नेतृत्व में ही हैदराबाद और तेलंगाना को निजाम के शासन से मुक्ति मिली और हम कह सकते हैं आज जो हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना की बात करते हैं तो मैं मानता हूं उस कल्पना को आजादी के बाद किसी एक शख्स ने पूर्ण रूपेण शुरू किया और कहीं न कहीं भारत के उन सभी छोटे राज्यों को एक भारत और श्रेष्ठ भारत के साथ जोड़ने का जो काम किया उसमें निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करना हम सबके लिए स्मरण करने का दिन है। मैं उनको नमन करता हूं। बस एक कसक उनके मन में रह गई थी, उस कसक को भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूर किया और 370 और 35A के रूप में भी हम आज कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना आज भारत में सभी राज्यों को विकास के साथ उनके सम्मान और उनके विरासत, उनकी संस्कृति को बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे तेलंगाना के सभी भाई बहनों, तेलंगाना के निर्माण में जिस प्रकार का संघर्ष, बलिदान और आत्मसम्मान के साथ जो बड़ी यात्रा आप लोगों ने की, संघर्ष की यात्रा, मैं निश्चित रूप से आज के दिन उन सभी बलिदानियों को, उन सभी वीर पुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने इस तेलंगाना के निर्माण में अपनी जीवन की आहुति दी, संघर्ष किया। आज के दिन निश्चित रूप से उनको नमन करने की नमन करता हूं और साथ ही साथ उनके संघर्षों के लिए निश्चित रूप से उनके सपनों का तेलंगाना
जैसा बनना चाहिए, शायद अभी भी उस दिशा में हम पीछे हैं। और हमारा सपना, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि निश्चित रूप से हम तेलंगाना के विकास के लिए आगे भी संघर्ष करेंगे। मैं तेलंगाना वासियों से कहूंगा कि आपके संघर्ष को भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हमेशा स्मरण करती रहेगी और आपके प्रति, तेलंगाना के विकास के प्रति जो सपना आपने देखा है, उस सपने को पूरा करने का हमारा संकल्प निश्चित रूप से और मजबूत होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम तेलंगाना के विकास के प्रति पूरी तरह से संकल्पित होकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 170वीं कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन में शहरी विकास, स्थानीय निकायों की सुदृढ़ीकरण और नागरिक सुविधाओं के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस चर्चा से निकले सुझाव देश के शहरी निकायों को और अधिक मजबूत बनाएंगे तथा आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि आज मुझे देश भर की शहरी सरकारों के आप सभी कर्णधारों के मध्य उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन में शहरी विकास, स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, ऐसे अनेक विषयों पर गहन विचार विमर्श, चिंतन मनन, संवाद आप सबके मध्य किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महामंथन से मां गंगा के सानिध्य में जो अमृत निकलेगा वह हमारे सभी शहरी निकायों को और अधिक मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, सभी अपने अपने शहरों के आप प्रथम नागरिक हैं। आपके कंधों पर उन शहरों को स्वच्छ बनाना, उनको निर्मल बनाना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, मलिन बस्तियों को साफ स्वच्छ करना, उनको हर प्रकार की सुविधाएं देना, ये आपके कंधों पर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और आप सभी न केवल अपने अपने शहरों का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के भी सशक्त प्रतिनिधि के रूप में आप आज उनका नेतृत्व उनको प्रदान कर रहे हैं। आपके प्रत्येक निर्णय का प्रभाव केवल आज पर ही नहीं होने वाला है। आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी काम लिए जाएंगे, वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी संवारने का काम करेंगे कि आप किस प्रकार का भविष्य हमारी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, हमारे अमृतकाल को किस प्रकार से अमृतमय बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है तो हमारे नागरिकों के सपने, उनकी आकांक्षाएं और उनके भविष्य की संभावनाएं शहरों में आकार लेती हैं, शहरों में विस्तार लेती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी अपने शहरों में न केवल बुनियादी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि शहरों की दिशा और दशा दोनों को ही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली के सैदुल्ला जाब में 5 मंजिला इमारत गिरने के मामले में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस इमारत को अवैध निर्माण के रूप में चिन्हित किया गया था और इसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी जारी हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों और न्यायालय के निर्देशों के बावजूद एमसीडी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि आप पार्षदों ने एमसीडी आयुक्त का घेराव कर संबंधित अधिकारियों के निलंबन की मांग की है।
आज से 2 दिन पहले दिल्ली में सैदुल जाप साकेत के निकट ये इलाका है, इसके अंदर एक 5 मंजिला इमारत धर-धरा के नीचे गिर गई। अब इस इमारत की कहानी जो है वो दिल्ली की एमसीडी की कहानी है, भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी की। ये कहानी आपको हर एरिया में, हर इलाके में मिल जाएगी। डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है कि जब ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई तो 2015 में इस बिल्डिंग की शिकायत हुई और ये बिल्डिंग एमसीडी ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पे बुक की। तो बुक करने का क्या मतलब होता है? बुक करने का मतलब ये होता है कि अब आप ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इस बिल्डिंग का डिमोलिशन किया जाएगा। मगर डिमोलिशन नहीं किया गया। 2021 में दोबारा से इस बिल्डिंग की शिकायत हुई और इस बिल्डिंग के ऊपर दोबारा कार्रवाई करने के लिए एमसीडी ने एक ऑर्डर निकाला। हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसके ऊपर ऑर्डर निकालिए। हाई कोर्ट ने के कहने पे एमसीडी ने एक ऑर्डर निकाला कि ये बिल्डिंग गैर कानूनी है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी, और उसके बाद भी 2021 में कार्रवाई नहीं हुई। ये बिल्डिंग पूरी बन के तैयार हुई, इस बिल्डिंग के अंदर लोग रहने लगे, इसकी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई। एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2026 में यानी कि इस साल इस बिल्डिंग के अंदर तीसरी मंजिल के ऊपर चौथी और पांचवी मंजिल बनाई जा रही थी, और जब चौथी और पांचवी मंजिल बनाई जा रही थी तो इसकी शिकायत की गई। साउथ एमसीडी जोन के डिप्टी कमिश्नर को लिखित में शिकायत दी गई कि यहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 3 मंजिला बिल्डिंग जो कि गैर कानूनी थी, अनऑथराइज थी, उसके बावजूद उस पर 2 और फ्लोर डाले जा रहे हैं। मगर डीसी ने, उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। एसएचओ ने चिट्ठी डीसी को लिखी और उसके बाद ये बिल्डिंग 1 घंटे की बारिश में ऊपर से धर-धरा के नीचे गिर गई। 6 लोग इसके अंदर मारे गए। सवाल ये है कि जब ये बिल्डिंग बुक की गई तो इस बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब डीसी को एसएचओ द्वारा चिट्ठी लिख के कहा गया कि यहां पे इलीगल बिल्डिंग को ऊंचा किया जा रहा है, 2 फ्लोर बन रहे हैं, तो डीसी ने इस बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं आपको एमसीडी का मोडस ऑपरेंडी बता देता हूं। जितनी भी गैर कानूनी बिल्डिंग बनती हैं, अनऑथराइज बिल्डिंग बनती हैं, उनकी शिकायत होती है, एमसीडी उनको बुक कर देती है। बुक करने का मतलब है एमसीडी कह देती है अनऑथराइज बिल्डिंग है, इसके खिलाफ एक्शन होना है। होता नहीं है। एमसीडी अपने कागजों में लिख देती है कि इसके ऊपर एक्शन होना है, होता नहीं है। वो बिल्डिंग तैयार हो जाती है, तैयार होकर लोग उसमें रहने लग जाते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 6 लोग मर गए, डीसी पर कोई कार्रवाई नहीं, चीफ इंजीनियर पर कोई कार्रवाई नहीं, एक्सीएन पर, एससी पर कोई कार्रवाई नहीं, 1 जेई 1 एई सस्पेंड कर दिया। बहुत बड़ा एक्शन हो गया, सरकार ने ढोल बजा दिया। 15 दिन बाद चुपचाप उनको बहाल कर दिया जाएगा और अगली बार कौन 6 लोग मरेंगे उनकी तलाश की जाएगी कि अगला कौन मरेगा। ये एमसीडी का हाल है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने आज कमिश्नर एमसीडी का घेराव किया तो वहां वो मौजूद नहीं थे और वहां पे उन्होंने डीसी की, साउथ जोन के जो डीसी हैं राकेश कुमार की सस्पेंशन की मांग की है। तो हम आज दोबारा से रेखा गुप्ता जी और एलजी साहब से मांग करते हैं कि आप छोटी मछलियों को बलि का बकरा ना बनाएं। जो असली जवाबदेही है वो डीसी और कमिश्नर के स्तर पे तय की जाए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम,